हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुंदन 247। तो स्वागत है आप सभी का कुंदन 247 यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आप सभी के समक्ष सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 जो है इसके हमारी अतीत जो हिस्ट्री का बुक है उसको मैं आप सभी के समक्ष लेकर के प्रस्तुत हाजिर हूँ। आप सभी को पता होगा कि कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक की जो भी NCERT के किताब है, जो सोशल साइंस के, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस के ये जो बुक्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक्स है, क्योंकि जो भी इंडिया में एग्ज़ामिनेशन होते, चाहे वो वनडे एग्ज़ामिनेशन हो, वन ईयर एग्ज़ामिनेशन हो, और चाहे वो UPSC, आप सभी को पता होगा जो देश के सबसे बड़े एग्ज़ाम है, उसमें भी इनसे क्वेश्चन पूछते हैं और बनते हैं इनसे। तो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए और जो भी बोर्ड के स्टूडेंट, जो स्कूल के छात्र हैं, उनके लिए तो लाभदायी होंगे ही, और मैं इसमें आपको और भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन करूँगा। तो आप सभी वीडियो में बने रहिए। और चलिए एक मोटिवेशन लाइन के साथ आप सभी का क्लास स्टार्ट करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि आप सभी जानते होंगे कि एक बहुत ही युवा हमारे देश के बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी माने जाते हैं। उनका कहना है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि मंजिल प्राप्त ना हो जाए। मतलब इनका कहने का मतलब ये नहीं कि हम डेली उठे और अपना एक दिन में ही मंजिल प्राप्त कर लें, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हुआ है और नहीं होगा। इनका कहने का अर्थ ये है कि आप जीवन में जब भी इस मानव शरीर में आए हैं, आपको पता होगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण शरीर होता है जो मानव के रूप में हमें मिलता है। तो इनको हम बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करें अपने जीवन में, ताकि हमें अच्छा से ज़्यादा फ़ायदा हो अपने जीवन में बड़ी से बड़ी मुकाम हासिल करने में। इनका कहने का मतलब ये है कि आप दिन प्रतिदिन आप कुछ न कुछ मेहनत यदि करते हैं, कुछ न कुछ हार्डवर्क करते हैं, तो आपको एक न एक दिन बहुत ही बड़ी मंजिल की प्राप्ति हो जाती है। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं परिचय के साथ। यदि आप कक्षा 6 की इतिहास के पुस्तक को खोलेंगे तो उसमें आप पहले पेज पे देखेंगे कि भारत का संविधान लिखा हुआ, जिसको हम उद्देशिका, भारत का संविधान का उद्देशिका, जिसको हम यानी कि प्रस्तावना भी बोलते हैं, जो हमारे संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इनमें संविधान में आप सभी को पता होगा कि संविधान की प्रस्तावना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें और महत्वपूर्ण बातें इसमें बताई गई है। तो उनको सबसे पहले आप लोग समझिए, और मेरे साथ साथ आप सभी को स्कूल में भी बताया जाता होगा कि ये कैसे कहना है। इसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग यानी हम जो भारत के लोग हैं, भारत को मतलब हमारे देश भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन गाइस। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हमारी अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये जो इसमें बात बताई गई है, मैंने आपको थोड़ा फास्ट में समझा दिया है, सॉरी गाइस, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके पॉलिटी का। आप यदि राजनीतिक शास्त्र पढ़ेंगे
और किसी भी कंपटीशन के एग्जामिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है भारत के संविधान की प्रस्तावना, जो ये उद्देशिका है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है संविधान। इस उद्देशिका में एक चीज़ मैं जूम करके आप सभी को दिखा दे रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा कि संविधान के 42वां संशोधन, संविधान का जो 42वां संशोधन किया गया था उसके अधिनियम 1976 की धारा 2 के द्वारा 3/1/1977 से प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित करके क्या किया गया, संविधान के 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 के द्वारा 3/1/1977 से राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। मतलब इन दोनों के स्थान को चेंज किया गया। और इसमें मुख्य रूप से संविधान की जो आपको पता होगा कि देश के चलाने के लिए देश में कुछ भी ऐसे इलीगल तरीके से नहीं हो सकता है, तो उसी को चूँकि हर चीज़ संविधान में दिया गया है, आपको यदि किसी भी चीज़ की अपने समाज में, किसी भी देश में रहने में, अपने देश में किसी भी प्रकार की समस्या है तो संविधान में उसकी सारी समस्याओं का समाधान दिया गया है कि किस नियम में यदि कोई आपका मर्डर करता है, किसी का मर्डर कर देता है, आपको यदि किसी ने केस कर दिया है आपके ऊपर, तो इनमें कौन सी धारा लगेंगे, इन सारी चीज़ों का चर्चा संविधान में किया गया है। और ये जो संविधान का जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, ये संविधान का केंद्र माना जाता है, सेंटर माना जाता है। मैंने आपको थोड़ा फास्ट में पढ़ा दिया, और यदि आप इनको विस्तार से पढ़ेंगे तो कम से कम एक सेशन आपको इसके बारे में मैं कभी न कभी लगाऊंगा। तो चलिए आज के क्लास में हम सिर्फ कक्षा 6 के जो इतिहास है, हमारा अतीत है, उसका परिचय जानते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चूँकि हम नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। साथ ही ये देख सकते हैं आप, ये जो यहाँ सिक्का दिया गया है, कॉइन्स दिया गया है, ये हमारे प्राचीन कालीन ये कॉइन्स है। इसी प्रकार से अभी भी होते हैं, लेकिन अभी का अलग है। आमुख यानी कि इसमें पाठ्य पुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन क्यों पढ़े हम इतिहास, मतलब इसमें संयोजन कॉम्बिनेशन किया गया कि हम इतिहास क्यों पढ़ें। अध्याय कुछ इस प्रकार से, इसमें मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ कुछ इस प्रकार से है। पहला अध्याय में आपको प्रारंभिक कथन जो है, इसका पहला चैप्टर जो है, क्या, कब, कहाँ और कैसे, यानी इतिहास में पहले दुनिया कैसे था, क्या था, दुनिया में क्या आया और कब कब क्या क्या हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अध्याय नंबर 1 में पढ़ेंगे, प्राचीन काल में। दूसरा हम आखेटक, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आखेटक यानी कि जो घूमने वाले लोग थे वो जंगल में किस प्रकार से चूँकि पहले का जो प्राचीन काल में इतनी ज़्यादा घरें नहीं थी, घरें थी, राजमहल था और घरें थी, लेकिन लिमिट था, मतलब एक सीमित था। और अभी के टाइम में तो हर जगह हो गया है। तो उसके घर के अलावा जो भी लोग रहते थे वो क्या करते थे, वो जंगलों में घूमते रहते थे और उसी में अपना जीवन यापन करते थे। उसके बारे में हम अध्याय नंबर 2 में विस्तार से चर्चा करेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे आरंभिक नगर, यानी प्राचीन काल में किस प्रकार से नगरों का पुनरुद्धार किया गया और नगर किस प्रकार से बसे, उनके बारे में हम आरंभिक नगर किस प्रकार से दिखता है, उसका कैसे कैसे संरचना थे, कौन कौन से शासक आए और कैसे कैसे लोग रहा करते थे, कैसे घरों के स्ट्रक्चर हुआ करते थे, कैसे कैसे, जैसे कि अभी हम लोग कहीं सिटी देखते होंगे कि किसी शहर में देखते होंगे कि नया सिटी बस रहा है, उसी प्रकार से भी प्राचीन काल में भी हुआ करता था। उसी के बारे में हम अध्याय नंबर 3 यानी कि आरंभिक नगर में पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 4 पढ़ेंगे, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें।
जो पुरातात्विक चीज़ है, जो जैसे कि अभी हम आज से 500 साल, 200 साल या फिर 5000 साल क्या हुआ, इसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? किताबों से होती है, ऐतिहासिक चीज़ों से पता होती है, पुरातत्वविद हमें बताते हैं, इतिहासकार हमें बताते हैं, तब जाके हमें पता चलता है। उसी प्रकार से हम अध्याय नंबर 4 में पढ़ेंगे कि क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। कुछ कब्र जो हुआ करता था, तो इस अध्याय में आप जानेंगे कि कब्र में कहीं क्या क्या होता था कि किसी व्यक्ति को किसी पशु से ज़्यादा लगाव हुआ करता था, तो उसको एक साथ दफनाया जाता था। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे अध्याय नंबर 4 में। अध्याय नंबर 5 हम चर्चा करेंगे राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। राज्य क्या था? राजा और एक प्राचीन गणराज्य। जो सबसे पुराना गणराज्य था उसके बारे में, मतलब प्राचीन काल में जो भी पुराने गणराज्य थे उसके बारे में हम, राज्य कैसे बना था, राजा कौन थे, और उस टाइम के जो प्राचीन गणराज्य थे उसके बारे में हम अध्याय नंबर 5 में, गणराज्य यानी कि राजधानी भी इसको बोलते हैं। फिर जाके अध्याय नंबर 6 में पढ़ेंगे हम नए प्रश्न एवं नए विचार। फिर जाके जैसे जैसे ऐतिहासिक चीज़ बढ़ते गया आगे की ओर, तो आदमी के मन में, मानव के मन में विचार आते हैं और नए प्रश्न बनते हैं। उन सारे प्रश्नों का जो कि लोग कैसे रहा करते थे, लोग क्या खाते थे, लोग कैसे पहले पालतू बनाए, कौन सी जानवर को पालतू बनाया, इन्हीं सब प्रश्नों का हम उत्तर मिलेगा अध्याय नंबर 6 में। अध्याय नंबर 7 में हम जानेंगे राज्य से साम्राज्य, मतलब छोटे छोटे, आपको पता होगा जैसे कि हमारा जो ये देश भारत है, ये इंडिया है, तो इंडिया में जो है, इंडिया कोई अकेला इंडिया नहीं कर सकता है। इंडिया का जो निर्माण हुआ है वह छोटे छोटे राज्यों से मिला है, और राज्य जो है गांव से मिल करके ब्लॉक से जिला से, इन्हीं प्रकार से क्या होता है कि जैसे कि एक जिला हो गया, तो एक जिला का जो निर्माण होता है छोटे छोटे ब्लॉक से होता है, और ब्लॉक का निर्माण होता जो है वह गांव से, पंचायत से मिल करके बना होता है। तो उसी प्रकार से राज्य से साम्राज्य कैसे बना, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम अध्याय नंबर 7 में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 8 गांव, मतलब प्राचीन काल के गांव कैसा था, शहर कैसा था, कैसा दिखता था, उसमें कैसे लोग रहते थे, और किस प्रकार से व्यापारिक गतिविधियां की जाती थी, इनके बारे में हम अध्याय नंबर 8 में पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 9 पढ़ेंगे नए साम्राज्य और राज, और उस प्राचीन काल में नए नए साम्राज्य कौन कौन से बने, और किस प्रकार से प्राचीन काल के राजा महाराजा अपने साम्राज्य को बढ़ाए, और कौन कौन से राज्य बने, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अध्याय नंबर 10 पढ़ेंगे, एक सेकंड जस्ट होल्ड ऑन गाइस। अध्याय नंबर 10 पढ़ेंगे इमारतें, चित्र तथा किताबें। इमारतें यानी कि दीवार, इमारतें यानी कि घर भी हम बोल सकते हैं, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी बोल सकते हैं, इसको भी इमारत बोलते हैं। चित्र यानी कि फिगर जो बनाए गए हैं, उनसे क्या पता चलता है कि हमारे प्राचीन काल के लोग कैसे रहते थे, क्या उसका जीवन शैली था, इनके बारे में हमें चित्र से पता होती है। और किताबें कौन कौन सी थी, कौन कौन सी, क्या उस टाइम के भी लोग किताबें थे और किताबों के अनुसार पढ़ते थे, और किताबों के अनुकूल वो लोग जीवन यापन करते थे, क्या क्या चीज़ें इनमें बताई गई हैं, अध्याय नंबर 10 में पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम लोग 10 अध्याय इसमें पढ़ने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से प्राचीन कालीन बर्तन हुआ करते थे, और ये कुछ पत्थर के टुकड़े हैं। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि 10 अध्याय में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। 10 अध्याय में हम कुछ इस प्रकार से पढ़ने वाले हैं, एक सेकंड जस्ट होल्ड ऑन गाइस। पहले अध्याय में हम पढ़ेंगे प्रारंभिक कब कहाँ और कैसे, आखिर तक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक आरंभिक नगर कैसा था, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, प्राचीन गणराज्य कैसे था, नए विचार और प्रश्न क्या बन के आए, राज्य से साम्राज्य तक कैसे बने, राज्य से साम्राज्य तक गांव, शहर और व्यापार, गांव कैसा था, शहर कैसे बसा, फिर व्यापार का केंद्र व्यापार कैसे बढ़ा, नए साम्राज्य और
राज्य, इसी प्रकार से इमारतें, चित्र और किताबें। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम अध्याय 6 के हमारे अतीत यानी कि इतिहास के हिस्ट्री बुक में हम पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी को, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और एक फन फैक्ट मैं आप सभी को अंत में बताने जा रहा हूं, तो आप सभी कैसा लगा आज का सेशन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फन फैक्ट में है कि अब तक दर्ज सबसे लंबा आदमी अमेरिकी दिग्गज रॉबर्ट वार्डलो 1918 से 1940 था, जो 8 फीट 1918 से 1940 के बीच में 11 इंच का था। वार्डलो का आकार असामान्य रूप से बढ़े हुए पिट्यूटरी ग्रंथि का परिणाम था। क्या आप सभी को पता होगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्या ना है कि नहीं है? आप सभी को पता होगा कि शरीर के विकास के लिए केवल और केवल एक ग्रंथि ही रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या जिम्मेवार होता है, क्या नहीं? शरीर के हर एक अंग जो होते हैं वह शरीर के विकास के लिए, वृद्धि के लिए जिम्मेवार होते हैं, लेकिन इनका कहना है कि इनका पिट्यूटरी ग्रंथ ही सबसे ज़्यादा इसमें अपना सहयोग की योगदान किया। तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।